नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षद पाटिल, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर हर्षद, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू, शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में और उसके इलाज के बारे में जानेंगे डॉक्टर हर्षद पाटिल से। साथ ही अगर आपकी भी कमर से जुड़ी कोई समस्या है या स्लिप डिस्क से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली डॉक्टर हर्षद से। डॉक्टर हर्षद, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि स्लिप डिस्क क्या होता है। हाँ, देखिए, स्लिप डिस्क को अंग्रेज़ी में या फिर मेडिकल भाषा में PIVD यानी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं, और आमचाल की भाषा में उसको हड्डियों में गैप आना, साइटिका इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। स्लिप डिस्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ रीढ़ की हड्डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये एक हड्डियों का समूह रहता है। उसमें हड्डियाँ प्लस डिस्क रहती है, और एक्चुअली रीढ़ का हड्डी का काम रहता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देना। और अगर हम नंबर की बात करें तो हमारे रीढ़ की हड्डी में कुल मिलाकर 33 हड्डियाँ रहती है और 23 डिस्क रहती है। तो ये जो डिस्क है उसका कार्य ये रहता है कि वो हमारे रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है और किसी भी झटके या फिर आघात से बचाती है। जैसे कार में शॉक एब्जॉर्बर रहता है, वैसा ही रीढ़ की हड्डी में इसका कार्य रहता है। ये जो स्लिप डिस्क जो डिस्क रहती है तो जनरली दो पार्ट से बनी हुई रहती है। एक तो सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट रहता है, जेल लाइक सब्सटेंस रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और एक आउटर एक फर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। तो जो कोई भी कारण के वश जब भी हमारे ये डिस्क को चोट लगता है, मतलब आघात हो जाता है, तो अपनी वो जगह से खिसक जाती है और नस के ऊपर जब दबाव बनाती है तो उसको स्लिप डिस्क बोला जाता है। बिल्कुल, तो आपने जिस तरह से विस्तार से बताया कि स्लिप डिस्क क्या होता है, क्या इस बीमारी के कुछ प्रकार भी होते हैं? जी हाँ, स्लिप डिस्क के अगर हम प्रकार जानने जाएंगे तो लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो सर्वाइकल, दूसरा थोरैसिक और तीसरा लंबार। सर्वाइकल मतलब हमारे गर्दन वाला हिस्सा, थोरैसिक मतलब हमारे छाती वाला हिस्सा, और लंबार मतलब हमारे पीठ वाला हिस्सा। और मेडिकली भी इसके 4 प्रकार होते हैं। एक तो रहता है प्रोट्रूजन, एक तो दूसरा रहता है प्रोलैप्स, तीसरा रहता है एक्सट्रूजन और चौथा रहता है सिक्वेस्ट्रेशन। तो इस तरह के जो स्लिप डिस्क है उसके प्रकार रहते हैं। साथ ही स्टेजेस के बारे में भी जानना चाहूंगी, किस तरह के स्टेजेस इस स्लिप डिस्क में देखने को जी, मिलते हैं। देखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क जब होता है तो जनरली वो अचानक भी होता है, और उसके कुछ 4 स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो उसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब हमारे डिस्क में जो पानी उसको धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये एक उम्र के साथ होने वाली एक प्रकार है। दूसरा जो स्टेज रहता है तो उसमें जो डिस्क है वो उसमें दरारें आना शुरू हो जाती है। जो तीसरे स्टेज में डिस्क है वो अपना टूटना शुरू हो जाती है, और चौथे स्टेज में डिस्क है वो अपनी जगह से खिसक जाती है और नस के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार जो स्लिप डिस्क है इसके 4 स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से सुनने में लग रहा है कि स्लिप डिस्क जिस तरह की बीमारी है, हो सकता है उससे बॉडी का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अफेक्टेड हो। क्या डिफरेंस आता है बॉडी में अगर स्लिप डिस्क की बीमारी होती है? और देखिए, अगर आपको कुछ जैसे कुछ आपको स्लिप डिस्क होती है तो मेनली आपको बॉडी में चेंजेस, मतलब आपको कंटिन्यूस दर्द होता है। आपको जो डेली एक्टिविटी है, आपका ऑफिस लाइफ है, वो रूटीन जो वो लाइफ है, वर्क है, वो आपको अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और उसमें अगर बात करें स्लिप डिस्क के बारे में, लक्षणों के बारे में, तो उसमें आपको एक तो दर्द होता है। फिर आपको जो दर्द है कभी कभी हाथों में आता है या फिर पैरों में भी आपको आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी आपको झुंझुनी भी आती है या फिर सुन्नपना भी आता है। चलिए, इसी बीच एक कॉलर निवेश हमारे साथ गुजरात से बने हुए हैं। निवेश, अपना सवाल पूछे डॉक्टर हर्षद से। जी निवेश। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी। हाँ निवेश जी, बताइए। अच्छा जी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, हाँ हाँ। लेकिन मैं पलाटी मार के बैठ सकता हूँ, ऐसे खड़े हो रह सकता हूँ, लेकिन जब चलता हूँ ना हाँ तो दर्द कम रहता है, लेकिन खड़ा रह जाता हूँ तो दर्द रहता है, पूरे पूरे टांग में रहता है वो। जी जी, ये राइट टांग में पूरी ऊपर से नीचे तक रहता है। रहता है। वो एक ही पैर में आता है, और हाँ। लेफ्ट पैर में आपको दर्द आता है नहीं, कि राइट पैर में रहता है? कभी कभी रहता है। कभी कभी दर्द के साथ झुंझुनी, सुनपना इत्यादि प्रकार।
नहीं, ज्यादा ही रहता है सर। दर्द ही रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको स्लिप डिस्क हो सकती है, तो आप किसी न्यूरो सर्जन को या फिर स्पाइन सर्जन को आपको दिखाना चाहिए। वो आपको एग्जामिन करके कुछ दवाई दे देंगे। अगर उससे भी आराम नहीं पड़ता है तो फिर हम जनरली एमआरआई करके देख लेते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको स्लिप डिस्क है या नहीं है। चलिए, आशा करते हैं कि नीलेश को उनका जवाब मिल गया होगा। और इसी कंडीशन पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये स्लिप डिस्क के ही लक्षण है। ऐसे कुछ मुख्य लक्षण बता दीजिए जिनसे देखने पर लग सकता है कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो गया। देखिए, स्लिप डिस्क में सबसे मुख्य लक्षण है पेन। पेन मतलब दर्द। तो आपको ये दर्द है, वो दर्द होता है। उसके बाद जो दर्द है वो कभी कभी पीठ या वो पीठ में होता है, गर्दन में होता है। कभी कभी ये दर्द हाथों या फिर पैरों में भी आता है। दर्द के साथ कभी आपको झुंझुनी आना, सुन्नपना आना इत्यादि प्रकार भी आपको हो सकते हैं। और एडवांस स्टेज में जाएंगे तो फिर आपको पैरों में कमज़ोरी आ जाना, लकवा आ जाना, या फिर आपको मलमूत्र त्यागने में कठिनाई या फिर उसका कंट्रोल खो देना इत्यादि प्रकार होते हैं। तो ये जो स्लिप डिस्क है वो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको उसके तकलीफ़ होती है। जैसे सबसे कॉमन है लंबार रीजन, जैसे पीठ वाले स्लिप डिस्क है, बहुत कॉमन है। तो इसमें आपको कमर में दर्द होता है, कमर आपकी अकड़ जाती है। या फिर जो दर्द है ये पैरों में आता है, कभी एक पैर में आता है, कभी दोनों पैरों में आता है। कभी कभी दर्द के साथ आपको झुंझुनी आना, सुन्नपना आना इत्यादि प्रकार होते हैं। और एडवांस स्टेज में आपको पैरों में कमज़ोरी, लकवा आ जाना, यूरिन और मोशन करने में तकलीफ़ हो जाना, या फिर प्राइवेट पार्ट के आसपास सुन्नत आना इत्यादि प्रकार होते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल रीजन, यानी गर्दन का रीजन। तो इसमें आपको गर्दन में आपको दर्द होता है। जो दर्द है कभी कभी मस्तिष्क में भी जाता है। ये दर्द कभी कभी कंधों में आना, हाथों में आना। इसके अलावा आपको झुंझुनी आ जाती है, सुन्नपना आ जाता है इत्यादि प्रकार होते हैं। और एडवांस स्टेज में आपको हाथों में या फिर पैरों में कमज़ोरी आ जाना या फिर मलमूत्र त्यागने में कठिनाई हो जाना इत्यादि प्रकार होते हैं। और इसमें लीस्ट कॉमन है अपना थोरेसिक, यानी पीठ जो छाती वाला हिस्सा। तो इसमें बहुत कम लोगों में स्लिप डिस्क होती है। तो इसमें जनरली आपके छाती में दर्द आता है और कभी कभी ये दर्द पैरों में आता है, और या फिर आपको मलमूत्र त्यागने में कठिनाई हो सकती है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको इसके लक्षण दिखते हैं। तो यानी कि कई सारे लक्षण हो सकते हैं और गहराई से इस पर विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर अनिल हमारे साथ बने हुए राजगढ़ से। अनिल, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ अनिल जी, बताइए। हेलो। हाँ अनिल जी। मेरे क्या है, एलवन पे था फ्रैक्चर है। अच्छा। 5-7 साल पहले मोटरसाइकिल पे गिर गया था मैं। हाँ। तो सर वो दर्द रहता है अभी, कभी बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा। पैर में मेरे नसें चढ़ जाती है, भाँव टाइप आते हैं दोनों पैरों में। अच्छा, तो आपको कुछ पैरों में कुछ कमज़ोरी, मतलब चल पाते हैं ठीक से, कि पैरों में कुछ कमज़ोरी, यूरिन और मोशन करने में कुछ तकलीफ इत्यादि प्रकार? आती है थोड़ी, चलने में दिक्कत आती है। तो आपने कुछ उसके लिए कुछ एमआरआई या फिर सीटी स्कैन किया है क्या? मेरे को सर। आपने कुछ एमआरआई या फिर सीटी स्कैन किया है? मैं चल तो पाता हूँ सर, क्या है ज्यादा नहीं चल पाता हूँ। नहीं, आपने उसके लिए कुछ जांच की है क्या, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन? नहीं सर, मैंने एमआरआई जल्दी कराया था, L1 पर उन्होंने फ्रैक्चर बताया। अच्छा, तो आपने किसी को दिखाया था, न्यूरो सर्जन को या फिर स्पाइन सर्जन को? हाँ, मैंने इंदौर दिखाया था डॉक्टर को। अच्छा, तो उन्होंने क्या आपको दी थी सलाह? उस टाइम उन्होंने ऑपरेशन का बताया था। तो ऑपरेशन का क्या? तो आपने किया है ऑपरेशन कि नहीं किया है? नहीं सर, ऑपरेशन नहीं कराया, घर वालों सबने मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया है। तो मुझे तो इसमें कितना आपको टाइम हुआ है, ये कितने दिन हो गए? सर इसको 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल में आपकी हड्डी शायद जुड़ गई होगी। जनरली जो फ्रैक्चर होते हैं जनरली 3 से 4 महीने में जुड़ जाती है। तो मेरी सलाह है कि आपको एक बार रिपीट एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करके देखना पड़ेगा हमें कि जो हड्डी है उसका क्या है, या फिर आपको कोई स्लिप डिस्क तो नहीं हुई है। तो एमआरआई में क्लियर हो जाएगा वो। तो एक बार आप किसी न्यूरो सर्जन को आके दिखवा दीजिएगा तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि अनिल को उनका जवाब मिल गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्ध, अब कारण के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। क्या नेचुरली स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या किसी एक्सीडेंटल इशू की वजह से भी हो सकती है? जी हाँ जी, एक्चुअली कारण में जाएंगे तो स्लिप डिस्क होने का सबसे मुख्य कारण है कि अचानक कोई झुककर भारी चीज़ उठाता है तो आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि कोई अचानक की जाने वाली कोई टेढ़ी मेढ़ी तरीके से कोई एक्टिविटी आप जब करते हैं तो आपको स्लिप डिस्क होता है। इसके अलावा जब आपका वजन है वो अत्यधिक होता है तो रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आता है तो आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। या फिर आपको व्यायाम की कमी, आप जब कंटिन्यूस एक जगह बैठे रहते हैं तो आपको स्लिप डिस्क हो सकता है।
जी। या फिर आपको जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो भी आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। कुछ स्लिप डिस्क है वो जेनेटिक फैक्टर, मतलब जो फैमिली में भी उसका मिलता है, या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना, इत्यादि प्रकार से भी स्लिप डिस्क हो सकती है। कभी कभी स्लिप डिस्क एक्सीडेंट की वजह से भी होती है, कभी कभी इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, इसके वजह से भी आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। चलिए, इस बीच एक कॉलर सुभाष हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। सुभाष, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, बताइए। सर हमें जो है 5-6 दिन से ज्यादा थोड़ा सा ये लंबर रीजन में जो है ना प्रॉब्लम हुई है। अच्छा। दर्द ज्यादा, मैं मुझे बेल्ट लगा के जो है ना रख रहा हूँ। जी। इसके पहले सर मैं 4-5 साल पहले जो है मुझे सर तकलीफ हुई थी स्वाइन में, अच्छा। C6-C7 में, तो थोड़ा हाँ। सा नर्व रूट कॉम्प्रेशन आया था। अच्छा। जी जी। तो मैं डॉक्टर दीपक कुलकर्णी जो मानद हाँ विशेषज्ञ हाँ है, जी, न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन है। इनसे मैंने दवाइयाँ दी थी सर, बहुत अच्छे से उन्होंने कुछ स्टेरॉइड तो जरूर दी थी, पर काफी मुझे उसमें आराम हुआ है। हाँ हाँ। और अभी क्या सर थोड़ा सा कुछ मुझे टाइफाइड वगैरह का जो है लक्षण हुआ 1 महीने से, लेकिन उसमें भी आराम हुआ। इसी के उसमें बिस्तर में रहा सर, तो मुझे जो है ना फिर LS में काफी तकलीफ हो गई। अच्छा। हाँ मैं LS बेल्ट लगा के रखा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और इसी बीच में सर मैंने पहले एक डॉक्टर हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, उनको भी दिखाया हूँ सर। जी। मैं तो न्यूरो के हैं, न्यूरो फिजिशियन मिस्टर अच्छा। अतुल तापड़िया। तो 2-3 दवाइयाँ दी थी सर। तो अभी मुझे क्या करना है, ये ज्यादा तो हमारा प्रॉब्लम से बता रहे थे कि नहीं है अच्छा। अपने स्लिप डिस्क में। अच्छा। तो मुझे सर जरा बताया सर क्या करना चाहिए मुझे। इसमें देखिए, एक तो अभी विंटर सीजन शुरू हुआ है। विंटर में जनरली कमर दर्द, गर्दन दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो कमर की या फिर गर्दन की मांसपेशियाँ है वो सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से तो आपको जनरली विंटर में ये सब चीज़ें बढ़ जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। तो हमें जनरली इसमें गर्म पानी की सिकाई आपको करनी पड़ेगी कमर में, और फिर आपको जो दवाई दी है दवाई का कोर्स पूरा कर लीजिएगा। और इससे आराम नहीं पड़ता है तो फिर हमें एक बार रिपीट MRI करके देखना पड़ेगा कि आपका जो कमर में आप बोल रहे हो उसको स्लिप डिस्क का स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है। तो MRI में वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर हर्षद, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल कि स्लिप डिस्क की बीमारी क्या किस तरह से सीजन्स पर डिपेंड होती है? क्या एज फैक्टर का भी इसमें कुछ रोल होता है? जी हाँ। देखिए, स्लिप डिस्क जनरली आप देखने जाएंगे तो 30 से 50 साल के जो उम्र है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जनरली ये मेल यानी पुरुषों में अधिक पाई जाती है। और ये जनरली विंटर सीज़न में स्लिप डिस्क मतलब कमर दर्द, गर्दन दर्द जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अपनी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है। तो फिर हमें कमर दर्द, गर्दन दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जनरली विंटर सीज़न में हमें थोड़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो हो सके तो आपको गर्म पानी की सिकाई कर लीजिएगा कमर में, गर्दन में, ताकि आपको जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए। फीमेल्स में ये सिचुएशन क्यों डिफर करती है? फीमेल्स में भी होता है, लेकिन जनरली जो मेल रहता है उनका एक्चुअली जो ऑक्यूपेशन है वो कभी कभी जो झुककर भारी चीज़ उठाते हैं उसकी वजह से मेल में कॉमन है। फीमेल्स में भी होता है, जो फीमेल का वज़न ज़्यादा रहता है तो उनमें फिर ये जो स्लिप डिस्क है उसका प्रमाण भी अत्यधिक होता है। मेल में प्लस क्या, लोग धूम्रपान भी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन भी रहता है, भारी चीज़ भी उठाते हैं, तो इसलिए मेल्स में ये कॉमन रहता है स्लिप डिस्क। बिल्कुल, यानी कि रूटीन लाइफ का प्रभाव सीधे तौर पर कह सकते हैं कि स्लिप डिस्क पर पड़ता है। अब इसके परीक्षण पर भी बात करना चाहूँगी, किस तरह से इसका परीक्षण होता है? देखिए, स्लिप डिस्क में हमें जनरली 2 प्रकार से जांच करते हैं। एक तो है हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट को हम जांच करते हैं। तो मतलब पेशेंट के हाथों की, पैरों की पावर देखते हैं, फिर उसके हाथों पैरों के सेंसेशन वो चेक करते हैं, फिर हम उसके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रहता है। उसके बाद फिर हम पेशेंट के लिए कुछ जांचें करने के लिए बोलते हैं। तो स्लिप डिस्क में जनरली 3 प्रकार के जांचें हम करते हैं। एक तो एक्सरे, दूसरा CT स्कैन, तीसरा MRI। तो एक्सरे और CT स्कैन है उसमें जनरली हमें हड्डी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, मगर आपका मतलब आपकी हड्डी फ्रैक्चर है या नहीं है, हड्डी अपनी जगह से खिसकी हुई है या नहीं है, और जो हड्डी के बीच में जो गैप है वो कम हुआ है कि नहीं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें CT या फिर एक्सरे में मिल जाता है। लेकिन स्लिप डिस्क के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन है तो वो है MRI में हमें डिस्क के बारे में, नस के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो स्लिप डिस्क में इन्वेस्टिगेशन चॉइस है तो वो है MRI। इसके अलावा हम और कुछ जांचें भी करते हैं, जैसे EMG है, NCV है, माइलोग्राम है, इत्यादि जांचें भी होती है, लेकिन इसकी हर पेशेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ही कोई भी न्यूरोसर्जन या फिर स्पाइन सर्जन आपको एडवाइस करता है कि आपको इसमें से कौन से जांच की ज़रूरत है।
बिल्कुल, चलिए इस बीच एक और कॉलर विमला हमारे साथ रायपुर से बनी हुई है। विमला जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ विमला जी बताइए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बताइए। सर मेरे ये उल्टे पैर में हम्म, एड़ीज का जो हिस्सा है ना पीछे का, जी जी। थोड़ा सा 2 उंगल जितना शून्य होने जैसा हो रहा है, हाँ और ऊपर में जो अपना सीट के नीचे जो है ना, हाँ मतलब घुटना हाँ, और ऊपर का हिस्से का जी बीच का, जी जी वहाँ पे जैसे कोई मेरे को खींच रहा है, बांध जी रहा है, अजीब सा वाइब्रेट हो रहा है। जी 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 मैडम, आपको और ये मैंने शुगर, बताइए बताइए। मेरा सर शुगर बढ़ा है करके ऐसा लगा कि मैं शुगर बढ़ा है कर, शुगर अब मेरा कंट्रोल है, हाँ और मैं योगा भी करती हूँ, जी खान पान एकदम मेरा नॉर्मल है, तेल हाँ। भी बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं, जी फिर भी क्यों हो रहा है सर ऐसा? मैडम की कभी कभी मैडम ये थोड़ा जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब जिसको डायबिटीज़ है तो उसमें कुछ नस की बीमारी भी होती है, तो उसकी वजह से होता है। या फिर अगर आपको कमर में भी दर्द है लेकिन ये दर्द ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको एक बार एमआरआई करके देखना पड़ेगा। उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको स्लिप डिस्क मतलब कमर में कोई डिस्क तो नहीं है, तो उससे वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि विमला जी को जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर हर्षद, आप इलाज के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। स्लिप डिस्क जैसी गंभीर बीमारी का इलाज क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, स्लिप डिस्क में जनरली हम 3 प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो है दवाई, दूसरा है फिजियोथेरेपी और तीसरा है सर्जरी। तो ये जो दवाई है, तो दवाई में हम उनको कुछ पेन किलर्स देते हैं, फिर जो जिसमें एनसेड्स रहते हैं, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स जो दवाई है वो देते हैं, या फिर कुछ न्यूरोपैथिक ड्रग्स है वो हम उनको देते हैं। ये जो दवाई रहती है, ये गोलियों के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, मलहम के फॉर्म में या फिर स्प्रे के फॉर्म में रहती है। कभी कभी कुछ पेशेंट में ओपियोइड नामक दवाई भी हमें देनी पड़ती है, तो काफ़ी सारे पेशेंट में इन दवाई से आराम पड़ जाता है। कभी कभी हम स्टेरॉइड भी देते हैं, कभी कभी स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं जिसको बोलते हैं रूट ब्लॉक या फिर उसको एपिडुरल ब्लॉक। तो जनरली ये जो पेशेंट में जिसको अर्ली स्टेज में स्लिप डिस्क है, जिसको दवाई से आराम नहीं पड़ रहा है, तो उसमें हम ये प्रोसीजर करते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर रहती है, तो उसमें आपको सुबह भर्ती करके शाम में डिस्चार्ज आप होते हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट जहाँ पे नस दब रही है वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, तो उससे काफ़ी पेशेंट में आराम मिल जाता है। दूसरा तरीका है वो तो फिजियोथेरेपी या फिर व्यायाम। तो जनरली काफ़ी सारे मरीज़ों में फिजियोथेरेपी और दवाई से ही आराम मिल जाता है। जनरली फिजियोथेरेपी का उद्देश्य ये रहता है कि आपकी कमर की, गर्दन की जो मांसपेशियाँ मतलब कोर की जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर वो आपको रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती है, आपको दर्द नहीं होता। देखने जाएंगे तो 90% लोगों में दवाई और फिजियोथेरेपी से ही आराम मिल जाता है, और 5 से 10% पेशेंट में ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है सर्जरी के बारे में। स्लिप डिस्क में जो जनरली 4 टाइप की सर्जरी होती है। उसमें एक प्रकार आता है जिसको बोलते हैं लैमिनेक्टोमी या फिर लैमिनोटोमी। इसमें हम जो जहाँ पे नस दबरी है वहाँ का रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं लैमिनेक्टोमी। दूसरा प्रकार रहता है माइक्रो डिस्सेक्टोमी या फिर डिस्सेक्टोमी। मतलब इसमें जहाँ पे स्लिप डिस्क हुई है तो जितना खिसका हुआ डिस्क का पोर्शन है उतना ही निकाल दिया जाता है, तो जिसको बोलते हैं माइक्रो डिस्सेक्टोमी। फिर तीसरा प्रकार रहता है जिसको बोलते हैं स्पाइन फ्यूजन या फिर फिक्सेशन। उसमें हम रीढ़ की हड्डी को स्क्रू और रॉड से फिक्स कर देते हैं। और चौथा प्रकार रहता है डिस्क रिप्लेसमेंट। उसमें मतलब पूरी आपकी डिस्क बदल दी जाती है। ये जो चारों ऑपरेशन हैं आइदर ओपन होते हैं या फिर दूसरा प्रकार है मिनिमम इन्वेजिव, तो उससे आइदर एंडोस्कोपिक मतलब एंडोस्कोप के द्वारा या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा भी किया जाता है। तो ये जो मिनिमम इन्वेजिव है तो उसमें जो चीरा रहता है वो तो छोटा रहता है, तो उससे हम ऑपरेशन करते हैं। तो जनरली स्लिप डिस्क में ऐसे 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि कुछ लेज़र सर्जरी भी होती है क्या स्लिप डिस्क में। जी हाँ, आजकल एक लेज़र सर्जरी भी निकली है, लेकिन वो जो लेज़र सर्जरी है जनरली ये अर्ली स्टेज वाले जो है तो उसमें उस लेज़र सर्जरी होती है। लेज़र मतलब क्या रहता है, उसमें एक छोटा सा प्रोब डालते हैं और जो खिसकी हुई डिस्क है उसको वो जला देता है। तो ये जनरली ये डे केयर प्रोसीजर रहती है, लेकिन ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। ये इंडिया में कुछ जो मेट्रो सिटीज़ है उधर ही अवेलेबल होता है। बिल्कुल, तो कॉम्प्लिकेशन और इलाज के बारे में आपने जानकारी दी। अब बचाव की भी मैं पूछना चाहूँगी आपसे। बचाव के ऐसे कौन से तरीके हैं या प्रायर प्रिकॉशंस कौन से ले सकते हैं जिससे स्लिप डिस्क ना हो? देखिए आपको स्लिप डिस्क पर नहीं होना है तो मुख्य प्रकार यह है कि आपको अचानक कोई झुककर वजन नहीं उठाना है। दूसरा है कि आपको टेढ़ी मेढ़ी कोई एक्टिविटी कर रही है वो अचानक नहीं करनी है।
तीसरा है कि आपका वज़न आपको कंट्रोल में करना है। अगर आपका वज़न अत्यधिक रहेगा तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर आएगा, तो आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। चौथा है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है। जब भी आप व्यायाम करेंगे तो आपकी कमर की, थाइस की, आपके हाथों की जो मांसपेशियाँ है मजबूत बनेंगी और वो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करेगी। फिर आपको धूम्रपान है वो बंद करना है। आपको हो सके तो आप कैल्शियम, जैसे एज बढ़ती है तो फिर आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम फिर आप जो खाने के पदार्थ है जैसे दूध, दही, पनीर, उससे आप ले सकते हैं, या फिर आप कैल्शियम सप्लीमेंट यानी कुछ दवाई भी आप ले सकती है। तो इस तरीके से आप जनरली ये स्लिप डिस्क है वो होने से आप बच सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मिथ्स भी कई सारी होती हैं स्पाइन जी। सर्जरी से रिलेटेड। कई बार कहा जाता है कि स्पाइन सर्जरी कई बार रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जी क्या कुछ हो सकते हैं ये मिथ्स, और आप मैं चाहूँगी कि आप क्लियर करें। जी देखिए, पहले मैं मिथ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्पाइन सर्जरी में बहुत सारे मिथ है। सबसे बड़ा एक मिथ ये है कि स्पाइन सर्जरी तभी करवानी चाहिए जब हमें पैरालिसिस हो जाए या फिर आप बिस्तर पे आ जाओ, तभी आपको ये स्पाइन सर्जरी करवानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारे जो नस है उसकी जो पेशियाँ है वो ज़िंदगी में एक ही बार बनती है। तो अगर वो एक बार डैमेज हो गई, मतलब परमानेंटली डैमेज हो गई, तो आप जितना लेट सर्जरी करेंगे उतना ही आपको रिकवरी के लिए टाइम लगता है, या फिर आपको रिकवरी में होने के लिए दिक्कत आ सकती है। दूसरा मिथ ये है कि स्पाइन सर्जरी जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये भी एक मिथ है, क्योंकि इसमें देखने जाएंगे तो आजकल के हाईटेक ज़माने में कॉम्प्लिकेशन का रेट है वो 1 से 2% ही रहता है। तो बाकी वो इसमें स्पाइन सर्जरी सेफ़ रहती है। और एक मिथ ये है कि स्पाइन सर्जरी एक बार आप हो गई तो फिर आपको दूसरा सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ती है। ये भी एक मिथ है। एक बार अगर सर्जरी हो गई तो जनरली लोग पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन के बाद फॉलोअप ठीक से करते नहीं हैं। मतलब टाइम पे दवाई लेना, फिजियोथेरेपी करना इत्यादि प्रकार नहीं करते। जी। आपका अगर वजन है तो आपको नियंत्रण में करना पड़ता है, स्मोकिंग बंद करना पड़ता है, इत्यादि प्रकार भी आपको ये सब चीज़ें आप करेंगे तो सेकंड सर्जरी का चांसेस भी कम होता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमारी रीढ़ की हड्डी में 23 डिस्क रहती है, और हम डिस्क का ऑपरेशन करते हैं तो पूरी डिस्क नहीं निकालते, जो खिसका हुआ पोर्शन है उतना ही निकालते हैं। तो अगर आपने ऑपरेशन के बाद प्रिकॉशन नहीं लिए, जैसे वजन कम करना, स्मोकिंग बंद करना, व्यायाम नहीं किए, फिजियोथेरेपी नहीं किया, तो आपको वापस स्लिप डिस्क हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, आशा करते हैं कि आपके इन सभी बातों से हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज डॉक्टर हर्षद ने स्लिप डिस्क के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की हैं, और निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ऐसी किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें और बने रहें पल्स न्यूज़ के साथ।